अगर फंडिंग प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी। अगर फंडिंग चाहिए तो उसके 3-4 रास्ते हैं। 70% से ज़्यादा ग्रोथ पिछले 1 साल में हुई। आपके बिजनेस की जो रियल वैल्यू है वो आपको तब पता चलती है जब आप आईपीओ के लिए जाते हैं। कहीं से भी लोन लेंगे आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। आईपीओ का पैसा आपको वापस नहीं करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस प्रोग्राम में। और आप जानते हैं कि हर बार हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं जिनसे हम उनके विषय के बारे में, जिस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ है वो जान सकें, उनके अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकें और साथ साथ ये भी हम जान सकें कि उनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं सीए DM अग्रवाल साहब, जो IPO के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। पूरे इंडिया की हज़ारों ऐसी कंपनी जिनके लिए IPO पर आपने कंसल्टिंग किया सर, आपने काम किया है और उन स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस तक आप लेकर गए हैं। बिल्कुल। तो सर आज मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और माय प्लेजर। हमारे चैनल पर नमस्कार। ज़्यादातर बिजनेस के सारे युवा साथी हैं और युवा साथी हमेशा ये चाहते हैं क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना होता है कि भी बिजनेस बहुत अच्छे चलाना है, एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है और कई बार तो ये सपना भी होता है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। बिल्कुल होना चाहिए और ये सपना बहुत ज़रूरी है। जी, तो सबसे पहला जो प्रश्न किसी भी बिजनेस ओनर के सामने होता है ना, वो ये होता है कि भाई बिजनेस के लिए मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, मुझे उसकी नॉलेज भी है, मैं उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में अच्छे से बेच भी सकता हूँ, लेकिन सारी समस्या आके अटकती है फाइनेंस पर। अगर मेरे पास पैसा हो तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा, अच्छी मार्केटिंग करूंगा, अच्छी ब्रांडिंग करूंगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करूंगा, बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाऊंगा। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर अभी बिजनेस का शुभारंभ करने वाला है, या कुछ एक ऐसी भी जो कर चुके हैं, कुछ ऐसी भी जो करने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, अब वो एक्सपेंशन चाहते हैं। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है और कैसे कैसे सॉल्व की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है? नहीं, ये मैं बताने से पहले जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि हिंदुस्तान में, जी हमारे देश में आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड MSMEs हैं, जी शायद लोगों को पता नहीं कि 6 करोड़ 33 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जो एज MSME रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। 6 करोड़ 33 33 लाख। लाख। तो और दोस्तों अगर उन 6 करोड़ 33 लाख में आप नहीं हैं तो समझ लीजिए आप सरकार की बहुत सारी सुविधाओं को जो मिल सकती हैं, सब्सिडीज मिल सकती हैं, पैसा मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और अग्रवाल साहब से आज ये सब कुछ हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस में फाइनेंसिंग को ठीक करके, बिजनेस को ठीक करके नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। ये जो सेक्टर MSME है, जी ये 27% से भी ज़्यादा GDP का कंट्रीब्यूट करता है। ओके और ये सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर है। ओके, मतलब जितने जॉब क्रिएशन इस सेक्टर में जितनी होती है, किसी भी अन्य सेक्टर को आप मिला के देखें, 27% एक बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, काफी लोग तो ये सोचते हैं कि बाकी सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये गलत धारणा है लोगों की। जी MSME सेक्टर जो है वो 27% से ज़्यादा GDP का हिस्सा है और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। ग्रेट। मगर इसके बावजूद अभी पीछे एक सर्वे हुआ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का, ओके उसका रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था कि अराउंड 72% जो ये इंडस्ट्रीज हैं MSMEs, जी आइदर या तो वो स्टेगनेंट हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, और या फिर वो लॉसेज में हैं। और इसका मेन कारण वही है जो अभी आपने पूछा, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। तो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस जो है एक आम प्रॉब्लम है SME सेक्टर के लिए। अभी हम SME सेक्टर की बात करेंगे, MSME में से M निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये SME से रिलेटेड है, माइक्रो के लिए नहीं है। ओके ओके? तो एक बार ये भी डिफाइन कर दें सर, माइक्रो और स्मॉल में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि कई लोग दोनों ही बोल देते हैं अपने लिए। देखिए, जिस यूनिट की टर्नओवर साल में बिक्री 5 करोड़ से कम है जी वो माइक्रो में आती है। ओके 5 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में जो है वो स्मॉल में आते हैं, और जो 250 करोड़ से ऊपर हैं वो मीडियम में आते हैं, और जब हज़ारों करोड़ में पहुंच जाते हैं तो लार्ज स्केल में आते हैं। ग्रेट। तो ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली SME, इसकी सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंस। ओके और फाइनेंस लोग सोचते हैं ग्रोथ के लिए चाहिए, तो सिर्फ ग्रोथ के लिए फाइनेंस चाहिए नहीं चाहिए, इवन डे टू डे बिजनेस। जी, बहुत सारे लोग लिक्विडिटी के लिए रोते रहते हैं कि मेरे पास जर्नल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसे नहीं बिल्कुल। है, आएंगे तो दूंगा, सैलरी तब दूंगा हाँ। जब पीछे से पेमेंट आएगी। हाँ, वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाती। बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको फंडिंग Liquidity प्रॉपर होनी चाहिए। जी अभी क्या है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं जी और हमारी गाड़ी का टैंक आधा खाली है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो
रुक जाएगी। या तो हमें खुद धक्का लगाना पड़ेगा या कोई ढूंढना पड़ेगा जो हमारी गाड़ी को धक्का लगाए। जी। तो सेम चीज़ बिजनेस के साथ है, अगर फंडिंग प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं गाड़ी अटकेगी। ओके। तो अगर फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो उसके 3-4 रास्ते हैं। जी सर, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा लेने का एक ही रास्ता है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा ले लूँ। दूसरा, और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं बैंक से ले लूँ। पर समस्या वहाँ ये आती है, अगर पास्ट परफॉर्मेंस होती दिखाने के लिए, कुछ चीज़ होती कोलेटरल देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, तो फिर सब कुछ ईजी ना हो जाता। तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं फंड इकट्ठा करने के, वो बताएं। देखिए, सबसे पहले जो आपने जैसे बोला, सबसे पहला रास्ता वही है, लोग फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं जी फंडिंग के लिए, और वहाँ से बहुत बार पैसा मिलता भी है। मगर उस रास्ते में, उस रूट में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कहीं आप अगर अपनी कमिटमेंट से थोड़ा सा भी फेल हो गए, जी आपने ब्याज टाइम से नहीं दिया या आप रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टेक पे आ जाता है। जी उसमें दरार आ जाती है, खटास आ जाती है। बैंक के पास अगर आप जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास अगर आप जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। हर एक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे पाता। जी, कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी होती हाँ। तो उसी को बेच के बिजनेस में ना लगा देता, मैं उसको गिरवी क्यों रखता मैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कोलेटरल सिक्योरिटी के बाद सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो रिलेटिव से लोन लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, सबसे बड़ी समस्या है इंटरेस्ट। अब मान लीजिए किसी बिजनेस में 10 करोड़ का लोन है और वो बिजनेस 2 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट जनरेट करता है, तो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया तो वो ब्याज ही दे देता है। तो वो अपने लिए काम कर रहा है या बैंक के लिए काम कर रहा है? हाँ, इसका मतलब अगर किसी ने लोन लिया है तो वो अपने खुद के लिए नहीं, अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं, वो बैंक के लिए काम कर रहा है। बैंक के लिए काम कर रहा है। तो ये जो समस्या है, इससे निजात कैसे पाए? इसको निजात पाने का तरीका एक ही है, इक्विटी। ओके। इक्विटी में मेनली 2 तरह की इक्विटी होती है जी। एक है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी में समस्याएं कई हैं। जैसे पहली चीज तो ये है कि वो एसएमई को कंसिडर नहीं करते आमतौर पर। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप प्राइवेट इक्विटी लेते हैं तो प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो अपना 1 या 2 डायरेक्टर आपके बोर्ड में बिठाएगा। जी हाँ, जो भी इन्वेस्टर होगा वो सोचेगा मेरा डायरेक्टर भी हो। तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अपने हिसाब से आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। उसका ओके जरूरी है। ओके। ये समस्या है। फिर उसको अगर आप अच्छा खासा 15-20% स्टेक दे देते हैं इक्विटी में, तो उसको एग्जिट रूट तो आपको देना पड़ेगा ना। 2 साल में, 3 साल में कभी तो वो निकलेगा। तो उसको निकलने के लिए एक ही रूट 2 ही रूट रास्ते बचते हैं। या तो आप वो इक्विटी वापस खरीदें जी, या आईपीओ करें। तो अगर आपने प्राइवेट इक्विटी ले रखी है और आईपीओ के लिए आप जाते हैं, तो उसमें समस्या ये आती है कि टर्म्स वो डिक्टेट करेगा कितने रुपए में आईपीओ आएगा, क्या वैल्यूएशन होगी। अब वो वैल्यूएशन मार्केट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो 10-10, 15-15 साल से जो प्लान कर रहे हैं जी, मगर प्राइवेट इक्विटी की वजह से आईपीओ नहीं ला पाए आज तक। तो इसका मतलब अगर आपका विजन बड़ा है और आप आईपीओ में आना चाहते हैं तो जल्दी ना करें प्राइवेट इक्विटी इकट्ठा करने की। हाँ, प्राइवेट इक्विटी बहुत बड़े जो यूनिट्स हैं वहाँ ठीक है, बट एसएमई के लिए ये ठीक नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, अब बाकी क्या बचता है? सारे रास्ते तो बंद है जी। तो है एक नई चीज़ निकली 2012 में। ओके। उससे पहले नॉर्मल आईपीओ आते थे, बड़ी कंपनीज के आते थे, छोटी कंपनीज भी आती थी उसमें। बट कहते हैं ना, समुद्र में छोटी सी मछली को कौन पूछता है जी, वो खो जाती है इधर उधर, बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं उससे। तो इसलिए इन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एसएमईज के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने एक अलग से सेगमेंट बनाई। ओके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो एसएमई की सेगमेंट है उसको एनएसई इमर्ज बोलते हैं। एनएसई इमर्ज। ग्रेट। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है उसको बीएसई एसएमई बोलते हैं। बीएसई एसएमई, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नोट भी कर लीजिए आप ये बात। सर एक बार दोबारा रिपीट कर। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एसएमई विंग है उसको बोलते हैं बीएसई एसएमई। ओके। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एसएमई विंग है उसको बोलते हैं एनएसई इमर्ज। ओके।
तो इन दोनों में से किसी एक पर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं, अच्छा, दोनों में नहीं करा मतलब बड़ी कंपनी की तरह दोनों में नहीं जा सकते, सकते। केवल हाँ, एक ही में जा जाएंगे। सकते हैं आप, चाहे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाए, चाहे आप नेशनल नेशनल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में एक्सचेंज जाए। कौन सा बेस्ट रहता है, कहाँ जाना चाहिए, क्या ये preferable बहुत है? ज़्यादा फर्क नहीं है, ये प्रमोटर की चॉइस है, कंपनी की चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है। अब इसमें जब इक्विटी के लिए आप जाते हैं तो लोगों को, एसएमई वालों को पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम होती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, हम्म, हम बड़ी कंपनीज के साथ compete नहीं कर पाएंगे, हमारे को कौन पैसा देगा, इन्वेस्ट कौन करेगा। जी। इसीलिए ये सेगमेंट अलग से शुरू किया गया 2012 में। अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 2012 से जब ये एसएमई सेगमेंट शुरू हुआ, जी। पहली 100 कंपनियां लिस्ट होने में लगे 4 साल, अच्छा। उसके बाद 100 कंपनी लिस्ट होने में लगे 2 साल, फिर 100 कंपनी लिस्ट होने में लगे 2 साल, फिर 100 कंपनी लिस्ट होने में लगे 2 साल। ये बिल्कुल स्लो 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 चलता रहा। 2022 में एक ही साल में 107 कंपनियां आई आईपीओ लेकर, और आपको ताज्जुब होगा इस साल में 2023 में अब तक 136 कंपनियों के एसएमई के आईपीओ आ चुके हैं, ग्रेट। और ईयर एंड तक उम्मीद है कि 200 का नंबर क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से जी हाँ। ये भी बढ़ रहे हैं, जी हाँ। एमएसएमई मतलब एसएमई भी हम्म। फंडिंग के लिए आईपीओ एसएमई में आ रहे आईपीओ हैं। बढ़ रहे हैं। ग्रेट। अगले साल उम्मीद ये की जाती है कि 300 से ज़्यादा एसएमई आईपीओ मैं तो कहूँगा सर उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आप रेगुलर बिजनेस ओनर को गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ जी हाँ, उनको आगे लेकर जाते हैं कि आप करो। बिल्कुल। वो सब एसएमई सेक्टर के लिए ही हमारा एक प्रयास है, जी। और इस सेगमेंट को प्रमोट भी कर रहे हैं हम, जी। जिससे एसएमईज का जो छोटे उद्यमी हैं उनका बेनिफिट्स भी है। तो दोनों वे में इन ए वे हम अपने तरफ से छोटा सा सहयोग देश के देश को उन्नति भी में। सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। ग्रेट। तो इक्विटी का जो रूट है एसएमई का, ये प्रेफरेबल है और इसी पे जाना चाहिए। जी। तो इसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या तरीका है, क्योंकि एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर को भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सर मेरी कंपनी है कि सपोज मेरा 30 लाख का टर्नओवर है, 50 लाख का है, क्योंकि जब आईपीओ के बारे में सोचते हैं ना तो आती है 1000 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़। तो उनके मन का ये प्रश्न है कि सर मुझे आप बता रहे हैं, मैं समझ तो पा रहा हूँ, पर मेरी कंपनी तो है ही कितने की, 50-60 लाख रुपए की कंपनी है। तो क्या फर्स्ट स्टेप है, क्या क्या उनको काम करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, और कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये भी जरूर बताएं। देखिए, इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से बेसिकली सारे रूल सेबी ने बनाए हैं, जी। पर एसएमई आईपीओ के अप्रूवल के लिए सेबी में नहीं जाना पड़ता। अच्छा, मतलब सेबी से रजिस्टर नहीं होना। नहीं, सेबी ने रूल्स बना दिए, वो रूल्स अप्लाई करता है स्टॉक एक्सचेंज। ओके। तो आपने नेशनल में जाना है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, तो वही सेम रूल्स फॉलो करते हैं। ओके। इसमें जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके बिजनेस को 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, 3 साल की फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसका पूरा होना हाँ, चाहिए। 3 साल से बिजनेस आपका चल रहा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले 3 साल में से कम 1 साल में प्रॉफिट होना चाहिए। ओके। तीसरी कंडीशन ये है कि जो प्रमोटर्स हैं जी। उनमें पिछले 1 साल में कोई मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई मेजर चेंज हुआ है तो उसके बाद, उस डेट के बाद 1 साल वेट करना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा ये है कि आपका जो बिजनेस है, चाहे आप एज ए प्रोप्राइटर चला रहे थे, चाहे आप पार्टनरशिप में चला रहे थे, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या एलएलपी में या एओपी में या वन मैन कंपनी में, किसी भी फॉर्म में चला रहे थे, उसको आप लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके उसका एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। जी। अब प्रश्न ये है, सपोज कोई पिछले 12 साल से एक व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, अब वो इस साल मतलब 2023 में आके वो लेके आया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसने फॉर्म कर ली, तो कितने साल बाद वो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने साल बाद वो आगे एग्जीक्यूट कर सकता है उसको? ये देखिए, जो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है जी, चाहे वो एज ए प्रोप्राइटर या एज ए पार्टनर या एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो था, वो इसमें पूरा काउंट होता है। अच्छा, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस जो उसकी सोल वो पूरी कंसिडर होगी। पूरी कंसिडर होगी। हाँ, अभी होता क्या है कि जब आईपीओ प्लान किया जाता है जी, मोस्टली कंपनियां लिमिटेड में ये प्लानिंग के ड्यूरेशन में ही कन्वर्ट करती हैं, उससे पहले ज़्यादातर नहीं करती। जी, तो ये इसमें कोई समस्या नहीं है कि जी हाँ मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी या मेरी पार्टनरशिप थी या मेरी सोल प्रोप्राइटर थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो सभी लोग
अपने बिजनेस को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके और उसका आईपीओ ला सकते हैं बड़े आराम से। ओके। अच्छा, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम कुछ और था, अब जो उससे कंपनी कोई बनाना फर्क चाह नहीं रहे हैं उसका पड़ता, नाम कुछ और है, उससे कोई प्रमोटर फर्क मस्ट नहीं बी द पड़ता। सेम। उसमें जो मेन प्रमोटर है उसके पास लिस्टिंग के बाद, आईपीओ के बाद मिनिमम 20% स्टेक उसका होना चाहिए। मिनिमम 20%। हाँ, ग्रेट। ये कंडीशन उसके लिए है। जी। तो ये तो हो गई बेसिक कंडीशंस। हाँ। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस क्या रहता है, कितनी समय अवधि में ये काम कर सकते हैं और कितना इसमें खर्चा आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई फंड लेने के लिए भी फंड देना पड़ता है, इन्वेस्ट देखिए, करना पड़ता बहुत मजे की बात मैं आपको बताऊंगा है। कि अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं, जी उस लोन पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है जी और वो लोन आपको वापस भी करना पड़ता है। जी एसएमई आईपीओ से जो आप फंड रेज करते हैं जी। उस पे जीरो इंटरेस्ट, अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है। डिविडेंड आप देना चाहें तो दे, नहीं देना चाहें ना दें, वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट रीइन्वेस्ट करते करते जाए। रहें। कोई इन्वेस्टर आईपीओ में पैसा डिविडेंड के लिए नहीं इन्वेस्ट नहीं करता। जी, उसका पर्पस होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी वैल्यू बढ़ चाहिए। जाएगी। जैसे आपका प्रॉफिट ग्रो करेगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यूएशन में ग्रोथ जो है यही इन्वेस्टर ढूंढता है। ग्रेट। और आपको ताज्जुब होगा कि मेन बोर्ड में पिछले साल रफली 4-5% के बीच में ग्रोथ हुई पूरे साल में 2022 में, और एसएमई एक्सचेंज जो है उसमें 70% से ज़्यादा ग्रोथ पिछले एक साल में हुई है ओके। प्रॉफिट में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी कर रही हाँ, है। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जी अपनी तरफ से एसएमई आईपीओ का जो खर्चा होता है उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन, अंशदान कह सकते हैं आप, के रूप में सब्सिडी भी देती है। कोई स्टेट 5 लाख देती है, कोई स्टेट 10 लाख देती है। अभी सर मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई कौन कौन से टॉप 10 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कौन कौन सी अच्छी स्कीम लेके आ रही है ताकि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए बिल्कुल आ रहे हैं, और वहां पर सेटअप लगे, लोग जाएं बिल्कुल उस आ शहर रहे में काम करने के लिए। हैं। इसी में से एक हिस्सा ये है कि वो जी। एसएमई आईपीओ का जो खर्चा है आईपीओ का, जी। उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी के तौर पे देती है। जी। और बहुत सारी स्टेट में ये है। ये तो बात रही कि सर आईपीओ अगर लेकर आते हैं तो ये हमें फायदे हो सकते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल पावर बढ़ जाएगी, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। अब कंपनी का वैल्यूएशन काउंट कैसे होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें लोग आमतौर पर धारणा ये रखते हैं जी कि आईपीओ का मतलब है फंड रेजिंग, जी लोगों से अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करना। वो सिर्फ एक पार्ट है। ओके। इसके दो पार्ट और हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। पहला है कि आप कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, कोई बिजनेस 15-15, 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं। जी इतने लंबे समय में आपने जो मेहनत की, अपने बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आती कहीं। ओके। आपकी बैलेंस शीट सिर्फ आपकी बुक वैल्यू दिखाती है। जी आपके बिजनेस की जो रियल वैल्यू है वो आपको तब पता चलती है जब आप आईपीओ के लिए जाते हैं। ओके। और आईपीओ के लिए जो वैल्यूएशन, एसएमई आईपीओ में खास तौर से जो वैल्यूएशन होती है वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। जितना आपका प्रॉफिट है उसका कितना गुना आपके बिजनेस की वैल्यूएशन। कौन सा प्रॉफिट सर? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ। जितना भी उन्होंने टैक्स सबमिट किया उसके बाद जो नेट जो प्रॉफिट नेट निकला है। प्रॉफिट बचा टैक्स देने के बाद, जी उसका आज की डेट में रफली 10 से 12 गुना जी। आपकी कंपनी की वैल्यू मानी जाती है। ओके। और अगर कोई ग्रोइंग सेक्टर है, जैसे एआई है या जी। ड्रोन्स है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जी या सोलर है या अल्टरनेट एनर्जी है या ग्रीन एनर्जी, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जी। वहाँ पर ये वैल्यूएशन 15 गुना भी हो सकती है। अच्छा, ये मतलब डिफाइंड है कि कौन कौन से सेक्टर में कितने जो गुना ग्रोथ, valuation जितना होगा। ग्रोथ का सेक्टर होगा, जिसमें आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, जी उसमें वैल्यूएशन उसी हिसाब से मिलती है। ग्रेट। और ये वैल्यूएशन भी बहुत कंजर्वेटिव है, ये एक्चुअल वैल्यूएशन ये भी नहीं है। अच्छा। इसमें इतनी कंजर्वेटिव वैल्यूएशन होने का कारण है कि जो 2-3 बड़े इन्वेस्टर हर आईपीओ के साथ जुड़ते हैं, जी वो बाकी इन्वेस्टर्स की तरह, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह पहले दिन शेयर बेच के नहीं जाएंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पहले या दूसरे दिन लिस्टिंग के वो बाद प्रॉफिट शेयर कमाएगा, बेच लेता है। जैसे प्रॉफिट दिखेगा 10, 5, 15% जो मिलता है वो लेकर के निकल जाता है। बट ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जी
वो कंपनी के साथ 2-2, 3-3, 4-4 साल जुड़े रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं उसमें जी। वो ये विजन लेके रखते हैं कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो एक ग्रोइंग कंपनी है जी। इस कंपनी की ग्रोथ के साथ जैसे ये कंपनी मल्टीप्लाई करेगी हमारी कंपनी का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होने लग जाएगा। वो दुगना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा। जी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं एसएमई में कि आईपीओ के टाइम मान लीजिए 50 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी थी, जी। वो एक ही साल में 500 करोड़ 600 करोड़ वैल्यूएशन की हो गई, 10 गुना से भी ज़्यादा एक ही साल में। तो ये सारा जो कमाल है इक्विटी का कमाल है। ग्रेट। इस तरह का ग्रोथ कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करके नहीं कर सकता। इस तरह से एसएमई आईपीओ से वेल्थ क्रिएशन होता है। अब ज़्यादातर प्रमोटर सोचते हैं भैया मेरा क्या फ़ायदा हुआ, तो वो इन्वेस्टर जो है उसका फ़ायदा हुआ, पर इक्विटी तो मेन प्रमोटर के पास भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि 25% 26% आपने पब्लिक को दिया जी। अगर उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ रही है, 5 गुना बढ़ तो रही आपका है जो 75% तो आपके है, पास उसकी तो भी तो value 10 गुना 75% है, उसका भी तो आपका 10 गुना 15 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। तो इक्विवेलेंट बेनिफिट आपका भी है, जी। इक्विवेलेंट बेनिफिट आपके कंपनी का भी है जी। और इक्विवेलेंट बेनिफिट इन्वेस्टर का भी है। ये विन 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 हर एक के लिए है। ग्रेट। अब सर ये बात रही कि भाई ठीक है, अगर आईपीओ लेकर आता है, सपोज वो एसएमई में लिस्ट भी हो गया, अब उसका शेयर खरीदेगा कौन, उसे कैसे पता लगेगा? जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हमें 1-to-1 बायर के पास जाना पड़ता है, जो अभी कई बायर ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये बात शायद इसमें भी होगी। तो एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी को लिस्ट तो करा लिया, अब वो ये चाहता है मेरी 25% इक्विटी कैसे बिकेगी, क्या मुझे घर घर जाके बात करनी पड़ेगी, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को बोलना पड़ेगा मेरे शेयर खरीदो, अपने रेडिट्स को समझाना पड़ेगा, कैसे उसको काम करना पड़ेगा? देखिए आईपीओ में जो 25-26% स्टेक जो भी ऑफलोड करना है, डाइल्यूट करना है, जो आप समझे बेचना है पब्लिक को, उसके लिए कंपनी को या प्रमोटर को कोई एफर्ट नहीं करना। ओके। क्योंकि जनरल पब्लिक नहीं है जो उस शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। जी। जो इन्वेस्टर्स क्लास है, जो निवेशक हैं, वो ही अपना पैसा लगाएंगे। अच्छा, जैसे आईपीओ में लिस्ट होगा तो निवेशक अपने आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू नहीं, लिस्ट होगा इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, ये अलग एक सेगमेंट है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब काम करते हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, तो हम 2-3 बड़े वेल नोन इन्वेस्टर्स को पहले जोड़ते हैं। ओके। तो जब 2-3 बड़े वेल नोन इन्वेस्टर्स का नाम जुड़ता है तो उनको देख करके बाकी इन्वेस्टर्स अपने आप खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो अच्छा इन्होंने इसमें पैसा लगाया, इसका मतलब अच्छी कंपनी, हम भी लगाएंगे। वो कहते हैं ना, राकेश झुंझुनवाला ने खरीदे टाइटन के शेयर, तो टाइटन के शेयर लोग खरीदने लग गए। किसी ने कहा राकेश झुंझुनवाला अगर ब्राइटकॉम खरीदेंगे तो सारे ब्राइटकॉम खरीदना शुरू। वही चीज यहाँ होती है कि 2 या 3 अच्छे इन्वेस्टर के जब नाम जुड़ते हैं तो बाकी पब्लिक अपने आप आती है, बाकी इन्वेस्टर्स अपने आप। इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, कौन अप्रोच करता है? वो हम लोग अप्रोच करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, हम एज आईपीओ एडवाइजर्स, हम सब लोग मिल करके ये काम करते हैं। प्रमोटर्स को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रमोटर्स का काम सिर्फ ये है कि जहाँ इन्वेस्टर मीट की जाती है तो या तो ऑनलाइन होती है ज़्यादातर, तो उसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछने, कोई उनके डाउट्स हैं तो इन्वेस्टर से बात करके वो क्लियर कर लेते हैं। और कुछ जो बड़े इन्वेस्टर कई बार वो ये भी चाहते हैं कि हम ये फैक्ट्री इनकी या ऑफिस जो है उसमें विजिट करें, उनसे 1-8 घंटा बैठ के बातचीत करें, उनके बिजनेस को समझें, उसके बाद ये काम हो जाता है। ओके। तो प्रमोटर को कहीं किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी फ्रेंड को बोलने की ज़रूरत नहीं है ये मेरा आईपीओ आ रहा है, आप उसमें पैसा लगाइए। जी, ऐसा कुछ नहीं। ग्रेट। अब सर कहते हैं ना कि हर चीज़ किसी भी काम को करने के जब तरीके को हम समझते हैं तो या तो उसमें कुछ बहुत सारी विशेषताएं होती हैं या कई बार कुछ खामियां भी होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी ऐसी खामियां हैं जब हम आईपीओ लेकर आते हैं तो उस बिजनेस ओनर को फेस करनी पड़ती हैं। देखिए प्रो एंड कॉन्स की बात करते हैं। उस पर आने से पहले जी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब आईपीओ आता है कंपनी का तो लोग सोचते हैं इसका फ़ायदा क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। जी। तो जब तक ये क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। जी। तो क्यों में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि आपके पास एडिशनल फंड्स आता है, एडिशनल पैसा आता है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप बरसों से मेहनत कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आपने जमाया, उसकी जो वैल्यूएशन है उसको अनलॉक करना है। जो अब तक लॉक पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, वो अनलॉक होती है।
तीसरा ये है कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो लिस्टिंग के बाद एक ही साल में या कुछ ही महीने में उनकी वैल्यूएशन 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना बढ़ जाती है। तो दैट इज के वेल्थ क्रिएशन इस तरह से होता है कि आपका शेयर मान लीजिए 50 रुपए में आया और वो एक साल के अंदर 500 रुपए हो गया, तो आप अपने बिजनेस में 10 गुना प्रॉफिट नहीं एक साल में कमा सकते। जी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तक इक्विटी होल्डर ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट ही नहीं की, तो कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि लोग जिस मकान में रह रहे हैं, सपोज की वैल्यू 1 करोड़ थी, वो 5 करोड़ हो गई, उसको दिल को खुशी तो हो गई, यार मेरा मकान 5 करोड़ का हो गया, लेकिन क्या उसने बेचा? जब तक वो इक्विटी डाइल्यूट ही नहीं करेगा तो फंड रेज कैसे कर लेगा बाकी? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आपने आईपीओ के टाइम जी 25% स्टेक डाइल्यूट किया, 25% शेयर्स बेचे जी और उसके एक साल में आपकी कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 10 गुना, जी आपको फिर ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो अगली बार आप सिर्फ 5% शेयर बेचेंगे जी और आपको 5% बेच करके जितना अभी 25% में मिला उससे दुगना पैसा ये फिर इसी आप बात का रेस कर सवाल है सकते हैं। दोस्तों कि अगर आपकी बिल्डिंग 100 गज की है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है, तो 1 करोड़ में कहाँ पूरी बिल्डिंग बेचते, हाँ, अब आप एक फ्लोर बेच के बाकी बिल्डिंग की वैल्यू को यूज कर सकते नहीं, यहाँ फ्लोर भी बिक नहीं रहा है, वो हिस्सा भी बिक नहीं रहा है। जी वर्चुअली तो पूरा कंट्रोल बिजनेस आप ही के पास है। जी आपके बिजनेस का कंट्रोल कहीं नहीं जा रहा है, जी वो सिर्फ एक नाम के लिए हिस्सेदारी है उनकी, वो कहीं आपके बिजनेस में इंटरफेयर करने वाले नहीं है। जो भी इन्वेस्टर हैं आपको कहीं आके कुछ पूछेंगे नहीं कि हाँ जी ये क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, नहीं पूछने वाले। आपसे पैसा वापस भी नहीं मांग सकते हो। जी बैंक से आप लोन लेंगे, कहीं से भी लोन लेंगे, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। जी आईपीओ का पैसा आपको वापस नहीं करना है, आप बिजनेस चलाते रहिए, वो पैसा आपके बिजनेस का है, उसी को ग्रोथ के लिए यूज़ करिए। जी एक मज़ेदार बात आपको और बताता हूँ, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका आईपीओ आता है उससे पहले वो अपने एक लिमिटेड सर्कल में या अपने छोटे से एरिया में ही लोग उनको जानते हैं, या अपनी इंडस्ट्री में ही लोग उनको जानते हैं, जी या अपनी स्टेट में ही लोग उनको जानते हैं। पर जैसे ही आईपीओ अनाउंस होता है तो अचानक से दूसरी स्टेट से भी उनको बिजनेस आना शुरू हो जाता है, जी नए कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस फैलती है। जब आईपीओ आता है तो जो बिजनेस चैनल्स हैं वो आपके बारे में बात न्यूज़ करते दिखाते हैं। बहुत सारे बिजनेस वेबसाइट्स हैं जैसे मनी कंट्रोल है और बहुत सारी हैं, वो आपके बारे में लिखते हैं। तो क्या सब ये पीआर पेड बेसिस पर होता है या ये खुद भी इस चीज को प्रमोट करते हैं कि ये कंपनी का आईपीओ है? ज़्यादातर ये फ्री होता है, कुछ चैनल्स हैं जहां खर्चा लगता है। ओके अगर आप ऐड देना चाहें अलग बात है, आप विज्ञापन दे के कुछ भी कर सकते हैं, पर ये विज्ञापन के बिना ही जी आपका, अगर कंपनी अच्छी लगती है उनको तो वो आएंगे, आपका इंटरव्यू भी करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में न्यूज़ में अपने बताएंगे भी, तो आपको फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, जिसके लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और इस तरह से बिजनेस ग्रोथ भी इससे होता है। जी अब ये सारी चीज़ें जब बेनिफिट हैं, इसके अलावा लिस्टिंग होने के बाद 1 साल का लॉक इन है, अपने शेयर आप 1 साल तक ना तो कहीं प्लेज कर सकते, ना गिरवी रख सकते, ना बेच सकते। पर 1 साल पूरा होने के बाद अगर आपको थोड़े बहुत फंड्स की इमीडिएट ज़रूरत है तो आप अपना 1% 2% हिस्सा जी शेयर्स का वो मार्केट में बेचिए, अगले दिन पैसा आपके बैंक में आ गया। ग्रेट तो ये एक तरह से ऐसी बात है कि आप करेंसी नोट जेब में लेके घूम रहे हैं कि आपको जब ज़रूरत हुई तो आपने एनकैश कर लिया। हार्ड लिक्विडिटी आपकी हार्ड लिक्विड। दूसरी चीज़, ये जितने आपके शेयर्स हैं, जी ये शेयर्स ही कोलेटरल सिक्योरिटी बन जाते हैं। अपने शेयर्स के अगेंस्ट भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। ग्रेट लिस्टेड कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम पड़ता है और लिमिट्स भी ज़्यादा मिलती हैं, ओके तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रॉब्लम इसमें नुकसान क्या आता है कि थोड़ी सी कंप्लायंस पड़ती है, जी और वो चीज़ें ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। लिस्टिंग के बाद आपको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है कंपनी में, जिसको सीएस बोलते हैं आम भाषा में। उसके अलावा जितने आपके डायरेक्टर्स हैं उतने ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको कंपनी में लाने पड़ते हैं। ओके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोई शेयर नहीं दिया जाता, शेयर होल्डर नहीं होते वो सिर्फ डायरेक्टर होते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, उसमें वो लोग आएंगे,
जी। और उसकी उनको सिटिंग फीस 15-20-25 हज़ार रुपए पर मीटिंग के हिसाब से। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो हाँ। कंपनी द्वारा ही खुद के अपॉइंटेड लोग होते हैं खुद के द्वारा या ये अपॉइंट कोई ऑर्गेनाइजेशन या नहीं, एक? कंपनी खुद ही अपॉइंट करती है, जी। मगर उनके परिवार से या उनके रिश्तेदारों में से नहीं हो सकते। अदर हाँ। फैमिली से हो सकते हैं। किसी और फैमिली से हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जी। वो कोई टेक्निकल लोग होते हैं, या जैसे फाइनेंस का है कोई, या मार्केटिंग का है, या कोई टेक्निकल फील्ड से है। जी। उससे कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसमें भी फ़र्क आता है। जी। कंपनी की जो इमेज है उसमें भी फ़र्क आता है। जी। उसका बोर्ड जो कहते हैं इल्यूमिनरी, जी। तो ल्यूमिनरीज जब आते हैं तो फिर बोर्ड अच्छा बन एक जाता नेम है। फेम बनता है कि भाई इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं हाँ। वो ये डिग्निटरी वाले ये लोग हैं। डिग्नेटरी वाले टाइप, ग्रेट। तो ये इस तरह से रहता है। जी। अब सर इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ये तो हमने बात समझी कि भाई ठीक है ऐसे आईपीओ आना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ये प्रोसेस है। अब कोई व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे आईपीओ लेकर आना है, तो कौन से ऐसे कंसल्टेंट होते हैं या कहाँ से वो गाइडेंस ले सकते हैं या कैसे वो समझ सकते हैं या किस तरह से आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको हेल्प कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारी जो कंपनी है, हमारा ब्रांड नेम है आईपीओ केयर। आईपीओ केयर। हम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जी पूरी कंसल्टेंसी हैंड होल्डिंग करते हैं जी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मर्चेंट बैंकर भी हम ढूंढ के लाएंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा जी। आपके लिए हम बाकी सारी टीम, जिसमें के आपका रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स भी होगा, आपका लीगल एडवाइजर भी होगा, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो सब्सिक्वेंट ऑडिट करता है, क्योंकि आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी दोबारा से ऑडिट होती है ओके स्टॉक एक्सचेंज पर्पस के लिए। फिर आपके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हम लेके आएंगे, आपके दूसरे और भी जो इंटरमीडियरीज हैं वो हम लेके आएंगे। एस्पा बैंकर्स कौन कौन से होंगे, किस बैंक में शेयर एप्लीकेशन आएंगे, वो सारा काम हम करवा के देते हैं। सीडीएसएल एनएसडीएल की जो है रजिस्ट्रेशन होगी, आपके शेयर्स डीमैट होंगे, ये बहुत सारा प्रोसेस है। बट ये सारा प्रोसेस प्रमोटर्स को कोई हेडेक नहीं है। ओके। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ये सारा का सारा हम लोग बाकी टीम के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। और इनिशियली लेवल पे अगर कोई एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर जिसका पूरा का पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन ही करो सपोज 1 करोड़ रुपए है, उसका प्रॉफिट 20-25 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है उसको आईपीओ लेकर आने के लिए? आईपीओ का साइज एसएमई सेगमेंट में उस पर लिमिट नहीं है। अच्छा। 2 करोड़ से और 100-125 करोड़ तक के आईपीओ आते हैं जी। पर मैं किसी प्रमोटर को ये सलाह नहीं दूंगा कि वो 2 करोड़ 3 करोड़ का आईपीओ लेके आए। स्टार्टिंग कम से कम 5 करोड़ 5 करोड़ से कम का आईपीओ करना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि जितना छोटा साइज आपके आईपीओ का होगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ज्यादा क्या होगा। खर्चा आ जाता है अगर कोई 5 करोड़ का आईपीओ लेकर आता है तो? 8-9% तक वो आराम से पहुंच सकता है जी। जो कि 20% से शुरू हुआ जी। तो इसलिए किसी को भी मैं ये सलाह नहीं देता कि आप 5 करोड़ से कम का आईपीओ लेके आए, क्योंकि वो वायबिलिटी नहीं आती। तो 5 करोड़ के आईपीओ पर 1 करोड़ का खर्चा, लेकिन 1 साल में अगर आपकी वैल्यूएशन 10 गुना हो गई, आपकी वैल्यूएशन कितनी भी हो सकती है, 5 गुना हो सकती है, 10 गुना हो सकती है, 15 गुना हो सकती है। आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। 2021 में अप्रैल के महीने में एक कंपनी का आईपीओ आया जिस कंपनी का नाम है EKI एनर्जी। EKI। हाँ जी। 18 करोड़ का आईपीओ ये कंपनी लेके आई जी। अप्रैल 2021 में। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि 9 महीने में जी इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो गई। जनवरी 2022 में ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर होती है। आज की डेट में $1 बिलियन का मतलब है 8,400 करोड़ रुपए। जी। तो ऐसा भी मैजिक इसमें होता है। 18 करोड़ से 8,400 करोड़ की देखिए कंपनी की वैल्यूएशन हो। मतलब 18 करोड़ का आईपीओ उन्होंने किया, 100 रुपए में शेयर अपना बेचा जी। और 1 साल में वो 100 रुपए वाला शेयर जो है 10,000% से ज्यादा ग्रो हो गया। 10,000%। जी। इस कंपनी के शेयर मेरे पास भी है। EKI बहुत बढ़िया कंपनी है। करीब 20,000 शेयर है मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तो बहुत फायदा हो गया इसमें। एक ब्राइटकॉम कंपनी ने भी ऐसे किया। हाँ। ब्राइटकॉम एक ऐसी अकेली मेरी पोर्टफोलियो में कंपनी जो हर साल मुझे 15 से 18 लाख का प्रॉफिट देती है। बहुत बढ़िया। तो स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है कि जहां अगर आप मान लीजिए कि लोग बोलते हैं जी मैं डे ट्रेडिंग करता हूं, स्टॉक मार्केट में काम करता हूं, तो डे ट्रेडिंग करने वाले तो अपने रिस्क पे करते हैं जी। पर जो सीरियस इन्वेस्टर हैं वो असलियत में बहुत पैसा कमाते हैं।
आपको शायद पता ही होगा कि विप्रो जी। ऐसी कंपनी है जिसका आईपीओ 90 के आसपास आया था, 1990। हाँ जी। 100 रुपये का शेयर था, 100 शेयर की एप्लीकेशन 10,000 रुपये। ग्रेट। और अगर वो शेयर आज तक किसी ने बेचे नहीं हो तो उस 10,000 की वैल्यूएशन आज 500 करोड़ से ज़्यादा है। जी। लोग सोचते हैं ये है क्या, कैसे होता है, क्या होता है। रिलायंस, जी। धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस स्टार्ट की 1977 में पहली बार आईपीओ इनका जो आया 4 करोड़ का आईपीओ था। जी। और आज आप रिलायंस ग्रुप की वैल्यूएशन देखिए लाखों करोड़ में। बिल्कुल। तो प्रमोटर्स के लिए इससे अच्छा कोई रूट है ही नहीं। जी। आप अपने सारे सपने, अपने बिजनेस की ऊंचाई जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप इस रूट से पहुंच सकते हैं। हमारे इंडिया की एक प्रॉब्लम क्या है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर है ना, अगर वो काम करता है 5 करोड़ का तो उसकी बुक्स में 50 लाख रुपए प्रॉफिट ना दिखाकर उसको ख़त्म करके वो रिटर्न फाइल करता है 5 लाख रुपए की। 5 करोड़ का बिजनेस करने वाला आदमी 50 लाख की फाइल पे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए प्रॉफिट शो करता है, और जब बैंक में जाता है तो बैंक कहता है कि आपके 10 लाख के हिसाब से आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए दे सकते हैं। ये वही चीज़ है दुर्भाग्य ना। है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक बड़ा जटिल क्वेश्चन है, जटिल प्रश्न है। आपके पास दो रास्ते हैं। अब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये आपकी इच्छा है। पहला रास्ता ये है कि आप अभी कम प्रॉफिट दिखाएं, टैक्स बचा लीजिए, खुश हो जाइए। पर अगर पकड़े गए तो क्या होगा। जी। उसके साथ साथ जब आप कम प्रॉफिट दिखाते हैं और अभी पैसा बचाते हैं तो आप आगे का अपना ग्रोथ का रास्ता, उन्नति का रास्ता बंद कर देते हैं। और अगर आप अभी तकलीफ उठाएंगे, टैक्स भरेंगे, प्रॉपर जितना आपका प्रॉफिट है वो दिखाएंगे, तो आपका ग्रोथ का रास्ता इतना खुलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। अपने बिजनेस को आप जहां तक ले जाना चाहें बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। ग्रेट। तो सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि यस, दिस इज़ द राइट वे टू जनरेट गुड फंड इन अ कंपनी, और एक्सपेंशन तक जाने के लिए बहुत सही रास्ता है। और मजे की बात एक और भी है बताएं सर। कि मेन बोर्ड पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं बहुत टफ है। पर आप एसएमई आईपीओ करके जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 साल के बाद मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी पहले 2 साल था, अब कुछ महीने पहले उन्होंने इसको 3 साल कर दिया है। जी। तो अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हैं तो जी। 3 साल के बाद आप मेन बोर्ड पे जा सकते हैं। ग्रेट। तो इसको मैं बोलता हूँ सिल्क रूट टू द मेन बोर्ड। ग्रेट। और ये बहुत आसान रास्ता है। अगर आपने बाकी बड़ी कंपनीज के साथ अपने कंपनी का नाम देखना है तो 2 साल या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3 साल के बाद आप माइग्रेट कर सकते हो, और बड़े इजीली, बहुत आसानी से। उसके लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस नहीं है। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आप 3 साल की दे चुके हैं। जी हाँ। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। दोस्तों, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन एसएमई आईपीओ से संबंधित आप चाहते हैं तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि सर से कांटेक्ट करके आपके सभी सवालों का जवाब आपको तुरंत दें। आप सर को डायरेक्ट आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ज़रूरत है तो चीज़ों को सीख के, समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने की। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू सर। आपके व्यूअर्स का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।